कैल्शियम की वजह से होती है, ठीक है। और आपके जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, डायलेट होती हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन हमेशा रिस्पॉन्सिबल होता है किसकी वजह से, कैल्शियम की वजह से। अगर हार्ट ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा और प्रॉपरली डायलेट नहीं होगा तो ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, इश्कीमिया हो सकता है। ऑन द स्पॉट जो है हार्ट को ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा पड़ेगी, ठीक है, अगर वहाँ पे, और ब्लड प्रेशर भी कम होगा, ठीक है, जिससे कि क्या होता है, सॉरी, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो, क्योंकि पंपिंग में प्रॉब्लम आएगी और चांसेस किसके हो जाते हैं, हार्ट फेलियर के हो जाते हैं। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, रोकते हैं कैल्शियम को एंटर करने से इनटू द हार्ट एंड योर ब्लड वेसल्स, ठीक है। क्लियर है सभी को? बी फॉर्म थर्ड ईयर। यस मैम। नेक्स्ट लाइन में लिखा है दीज आर ऑल्सो कॉल्ड कैल्शियम एंटेगनिस्ट। कैल्शियम एंटेगनिस्ट का मतलब होता है कि ये ब्लड प्रेशर को हाई होने से रोकते हैं, इट मीन्स ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, ठीक है। कैल्शियम एंटेगनिस्ट मीन्स दोज डिक्रीजेस द ब्लड प्रेशर, ठीक है, उनको हम कैल्शियम एंटेगनिस्ट ही कह सकते हैं, ठीक है। दीज आर यूज टू ट्रीट वेरियस कंडीशंस इंक्लूडिंग हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करने में, से बीपी बढ़ जाता है उसको ठीक करने में हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को यूज़ करते हैं। फिर दूसरा कॉमा करके लिखा हुआ है एंजाइना। एंजाइना में क्या होता है कि आपकी चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होता है पेशेंट की, ठीक है, जिससे कि ब्लड फ्लो जो है वो कम होता है, ठीक है। ब्लड फ्लो कम होगा, चेस्ट में पेन होगा, तो हम उसे बोल देते हैं कि हार्ट अटैक आ गया है, ठीक है। अटैक होते हैं ना, जैसे फर्स्ट अटैक आता है, सेकंड अटैक आता है, तो उस कंडीशन में ये स्टेजेस होती हैं कि एंजाइना की कौन सी स्टेज है, ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस है या इश्केमिक हार्ट डिसीज़ है। लेकिन हम नॉर्मली लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि हार्ट अटैक का जो है फर्स्ट अटैक आया था, सेकेंड अटैक आया था, और थर्ड में क्या बोलते हैं कि अगर थर्ड अटैक आ गया तो पेशेंट जो है एक्सपायर हो जाएगा, यही बोलते हैं ना। लेकिन वो स्टेजेस होती हैं बेटा एंजाइना की, ठीक है, कि वो उसको अरिथमिया की प्रॉब्लम है या एंजाइना की प्रॉब्लम है या इश्केमिक हार्ट डिसीज़ है, ये तीनों ही एक दूसरे से डिफ़र करती हैं। तो एंजाइना में सिर्फ क्या होता है कि ब्लड फ्लो जो हो रहा है हार्ट में, ब्लड पंपिंग में उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, वहाँ पे ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जिस वजह से चेस्ट में पेन होता है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं एंजाइना। तो एंजाइना को ट्रीट करने के लिए भी हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं। एंड सम अरिथमियाज। अरिथमियाज में क्या होता है कि आपका जो हार्ट है उसका जो रिदम होता है वो इरेगुलर होता है, कभी कभी वो तेज़ धड़कता है, कभी कभी वो धीरे धीरे, ठीक है, उसका रिदम कम हो जाता है। तो इस इरेगुलरिटी को हम क्या बोलते हैं, अरिथमिया बोल देते हैं। और ये अरिथमिया किसकी वजह से होता है, आपने देखा होगा कि आपके हार्ट के होते हैं 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, लोअर पोर्शन में होता है, तो उनमें क्या होता है कि ब्लड फ्लो कम या ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से अरिथमिया के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नीचे लाइन में लिखा हुआ है कैल्शियम चैनल टाइप्स, कि कैल्शियम चैनल भी कितने तरह के होते हैं। फर्स्ट नंबर इज़ द रिसेप्टर ऑपरेटेड, कि जिसे कोई रिसेप्टर ऑपरेट करता है, ठीक है, जैसे कि आपने पीछे पढ़े हैं हिस्टामीन रिसेप्टर्स, ठीक है, H1, H2, H3, ठीक, वो भी ऑपरेट कर सकते हैं। सेकेंड वाले हैं आपके वोल्टेज गेटेड, मीन्स ऑपरेटिव सेंसिटिव, जो कि 3 टाइप्स के होते हैं, L एंड T, ठीक है। इनको कौन ऑपरेट करता है, जो L वाला होता है वो आपके लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, मीन्स बहुत टाइम तक जो अपना फंक्शन करते रहते हैं, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं स्लो कैल्शियम चैनल, L टाइप को, ठीक है। N को बोलते हैं न्यूरोलन, कि न्यूरॉन्स के लिए जो बेसिकली अपना काम करते हैं, और T वाले जो होते हैं ट्रांजिएंट, ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन में हमारी हेल्प करते हैं। और थर्ड वन क्या होते हैं, स्ट्रेच्ड ऑपरेटर होते हैं, और लीकी कैल्शियम चैनल्स में, जो कि कैल्शियम चैनल्स को लीक आउट करते हैं, मीन्स सप्लाई करते रहते हैं। दीज आर इम्पॉर्टेंट, ये इनकी इंपॉर्टेंस कहाँ पे होती है और यूज़ कहाँ पे होता है, इन मेंटेनिंग दी वेस्कुलर स्मूथ मसल टोन, मीन्स मसल्स की फंक्शनिंग के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो है आपके स्ट्रेच ऑपरेटर जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। बी फॉर्म थर्ड ईयर क्लियर है सभी को? बी फॉर्म थर्ड ईयर। मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही, बीच बीच में कम आ रही है। अब ठीक है बच्चे?
जो मैंने आपको समझाया अभी तक वो क्लियर है सभी को? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम किसका पढ़ेंगे? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का। जो मैंने नोट्स आपको सेंड किए थे उसमें देखते रहो, ठीक है। वेस्कुलर स्मूथ मसल सेल्स डिपेंड्स ऑन सो दैट टू मेंटेन टोन। जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं वो किस पर डिपेंड होते हैं? वेस्कुलर स्मूथ मसल्स पे, ठीक है। क्यों? ताकि जो मसल्स हैं वो प्रॉपर फंक्शनिंग करती रहें। उससे क्या होगा कि जो आपका कैल्शियम चैनल है वो ब्लॉक हो जाएगा, और कैल्शियम चैनल ब्लॉक्स हो गए तो इट मीन्स वहाँ पे कैल्शियम की अमाउंट भी कम हो गई। इसलिए मैंने यहाँ पे साइड पे लिखा हुआ है डिक्रीज कैल्शियम आयंस, ठीक है। अगर कैल्शियम आयंस कम हो गए तो इट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी तो नीचे क्या लिखा है एरो करके? वेजोडाइलेशन, मीन्स वेजोडाइलेशन होगी, वेसल्स जो हैं वो डायलेट हो जाएंगी। अगर वेसल्स जो हैं डायलेट हो गई तो जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर होता रहेगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि कहीं पे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर ना हो रही हो, हार्ट को प्रॉपरली जो है ब्लड को पंप करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसा नहीं होता है जब हम क्या करते हैं? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को यूज़ करते हैं। उससे अल्टीमेटली क्या होता है? देखो नीचे एरो करके लिखा हुआ है डिक्रीज दी PVR। PVR इज़ अ पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस। पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा? कि आपके जो हार्ट है वहाँ पे ब्लड पंप हो रहा है, तो वहाँ पे उस पंपिंग के लिए भी प्रेशर जनरेट करना होता है। उस प्रेशर को क्रिएट करने के लिए हम किसे यूज़ करते हैं? पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस, ये एक स्पेशल टर्म है, ठीक है। तो वहाँ पे प्रेशर इतना जनरेट होगा कि आसानी से जो है हार्ट उसे पंप कर सके, ठीक है। तो नीचे देखो, नीचे लिखा हुआ है BP इज इक्वल टू CO इंटू PVR। BP इज़ द ब्लड प्रेशर, यानी कि हमारी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है वो किसके मल्टीप्लाई में है? कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट मीन्स हार्ट कितना आउटपुट दे रहा है। कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रही है, वेजोडाइलेशन ज़्यादा हो रही है, ठीक है। हम उस चीज़ को किस में मेजर करते हैं? कार्डियक आउटपुट में, कि ब्लड का फ्लो कैसा है, ब्लड प्रेशर हाई है या लो है, ठीक है। इनटू PVR पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस, की जो वेसल्स हैं, ठीक है, उनमें जो ब्लड है वो प्रॉपरली फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा है। तो BP आपका डिपेंड करता है CO इंटू PVR, ठीक है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि आपका जो है हार्ट आसानी से सर्कुलेशन सिस्टम में है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसका रिदम जो है वो इम्प्रॉपर रहेगा, ठीक है, और वहाँ पे चांसेस हो जाते हैं अरिदमिया होने के, ठीक है। दैट डिसीज इज़ नोन एज कार्डियक अरिदमिया। आई एम क्लियर टू ऑल? बी फ्रॉम थर्ड ईयर, सबको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ आया? Yes, ma'am. ओके। दीपक आपको समझ आ गया बेटा? मैम आया मैम, कार्डियक अरिथमिया। ठीक है बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बता देना, ओके मैम। ठीक है। सभी को समझ आ गया? बाबूराम, दानिश, जया, जीशान, महर्षि, Yes, ma'am. किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? नो मैम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स सेंड किए हैं मैंने आपको। उन स्ट्रक्चर्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं? वेरापामिल की है, नेक्स्ट बेप्रिडिल की है, डिल्टेजम की है, नेफिडिपिन, आम्लोडिपिन, फिलोडिपिन, निकार्डिपिन, निमोडिपिन। ये सारी स्ट्रक्चर्स जो हैं आपकी किस कैटेगरी के अंडर आ रही हैं? वेजोडाइलेटर्स के अंडर आ रही हैं, ठीक है। इन सबको आपने अपने नोट्स में नोट डाउन करना है और प्रैक्टिस करनी है फॉर एग्ज़ाम, ठीक है बच्चे। अच्छे से स्ट्रक्चर को ध्यान से ड्रॉ करना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको व्हाट्सअप कर देती हूँ सारी इमेज फ़ोटो क्लिक करके, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे सार। नेक्स्ट हेडिंग डालो, सार ऑफ डाईहाइड्रोपिरिडीन्स। स्ट्रक्चर्स के लिए स्पेस छोड़ देना, एक पेज छोड़ना है, 2 पेज छोड़ने हैं, वो देख लो आप अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। आई थिंक 2 पेजेस तो चाहिए, 2.5 भी छोड़ सकते हो आप अपने लिए, ठीक है। मैं डाईहाइड्रोपिराडिन मैम, ये एंटी एनिजल में ही है मैम ये भी? हाँ बेटा, एंटी एंजाइनल का सार है ये, ठीक है।
सार ऑफ एंटी एंजाइनल भी लिख सकते हो आप इसे, लेकिन मैंने तो जो मोइटी बनाई है आपको मैंने सेंड की हुई है इसकी इमेजेस, वो ड्रॉ कर लो, ठीक है। उस मोइटी का नाम है 1,4-डाईहाइड्रोपिरिडीन, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है सार ऑफ डाईहाइड्रोपिरिडीन्स। आप ब्रैकेट में लिख लेना सार फॉर दी एंटी एंजाइनल ड्रग्स। हेडिंग डालो सभी बच्चे, सार ऑफ डाईहाइड्रोपिरिडीन्स। मैम ये सारे वैसोडाइलेटर में आएंगे या अलग अलग हैं? किस में बेटा? मैम ये जो सारे स्ट्रक्चर आपने भेजे हैं, हाँ, वो वेजोडाइलेटर्स में आएंगे, सारे वेजोडाइलेटर्स में। जो कलेक्टिवली आपका एंटी एंजाइनल के अंडर ड्रग्स आ रही हैं वो सारी इसमें है, और ये सारे के सारे स्पेशली जो कैटेगरी है वो वेजोडाइलेटर्स के अंडर है, ठीक है। कलेक्टिवली हम इसको एंटी एंजाइनल्स बोलते हैं, लेकिन अगर हम सिलेक्टिव इसकी कैटेगरी देखते हैं तो वेजोडाइलेटर्स हैं ये सारे। मैम कैल्शियम चैनल भी वैसोडाइलेटर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, वेसोडाइलेटर तो अलग है मैम। हाँ बेटा, ये एक कैटेगरी है, आपने उसमें देखना सिलेबस में देखना, ठीक है। सिलेबस में देखा मैम, सिलेबस में मैम वेसोडाइलेटर की एग्जांपल्स अलग हैं, उसके ड्रग्स भी अलग हैं। हाँ ठीक है, लेकिन सार आपका एंटी एंजाइनल्स के लिए है। मैम तो अलग है ना इसके, ये जो ड्रग्स हैं अलग हैं। बेटा सिलेबस नहीं है मेरे पास, पीछे कैबिन में रखा हुआ है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की ड्रग्स हैं ये, हाँ मैम। ठीक है। वेरापामिल, बेप्रिडिल, डिल्टेजम, ये सारी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की ड्रग हैं। कहाँ तक? निमोडिपिन तक, ठीक है। यस मैम। वैसोडाइलेटर तो अलग हो गया ना मैम। हाँ बेटा, वेजोडाइलेटर्स में मैं बता देती हूँ। वेजोडाइलेटर्स की आपकी जो ड्रग है वो है नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, पेंटाएथ्रिटोल, आइसोसोर्बाइड एंड डाइप्रिडामोल, बस वहाँ तक है, ठीक है। डिसोप्रिडामोल तक आपकी हैं वेजोडाइलेटर्स, उसके बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। मैंने नोट सेंड तो किए हुए हैं आपको। मैम इसके नहीं आए हैं मैम, वेसोडाइलेटर के नहीं आए हैं। वेजोडाइलेटर्स के मैंने लास्ट टाइम सेंड किए थे, उस ग्रुप में ही देखना है बेटा। ऑनलाइन वाले जो थर्ड ईयर का ग्रुप है, बी फॉर्म थर्ड ईयर का, उसमें मैंने सेंड किए हुए हैं, मैंने चेक करके फिर नेक्स्ट सेंड किए हैं। अगर किसी के पास नहीं मिले हैं ना तो मैं दोबारा रीसेंड कर दूँगी, फिर भी आप एक बार चेक करना। मैम आ गया है। मैम वेसोडाइलेटर तो है सर। हाँ बेटा, मैंने देखा ना, मैं चेक करके फिर नेक्स्ट तभी सेंड किए थे। मैम एक चीज़ में डाउट है मैम, ये वैसोडाइलेटर में आपने डिवीज़न क्यों बनवा रखी है, नाइट्रेट और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर? नाइट्रेट्स क्योंकि दोनों ही वेसल्स को डायलेट करने का काम करते हैं, इसलिए बनवा रखे हैं। और जो है नाइट्रेट्स में मैंने आपको अलग ड्रग्स बताई हैं, आइसोसोर्बाइड, डाइप्रिडामोल, नाइट्रोग्लिसरीन, वो नाइट्रेट्स कैटेगरी के अंडर आती हैं। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में आपके वेरापामिल, डिल्टियाज़ेम, निफिडिपिन, ठीक है, ये सारी ड्रग्स आ रही हैं, इसलिए मैंने दो कैटेगरी बताई हैं। दोनों ही वेसोडाइलेटर्स हैं, वेसल्स को डायलेट करने का काम करती हैं, ठीक है बेटा। और बताओ, जब तक आपको कोई कन्फ्यूज़न है आगे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। मैम हाँ मोनिश बोलो। मैम इतने सारे हो गए ड्रग्स, तो आपने इनके यूजेस वगैरह क्यों नहीं लिखवाए फर्स्ट यूनिट में? बेटा हेडिंग से नहीं पता चल रहा आपको क्या यूज़ है इसके, बताओ। मैम वो बात तो सही है, लेकिन एक ड्रग के दो दो तीन तीन यूज़ होते हैं ना, चलो ठीक है, उस तरीके से पूछ रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं आपको यूज़ ऐसे है ना, अगर आप कलेक्टिवली हर ड्रग के सामने यूजेस लिखोगे ना तो आपके लिए बहुत टिपिकल हो जाएगा याद करना और उसको पढ़ना। आप अभी स्ट्रक्चर्स कर लो, मेनली यूजेस पे इतना ध्यान नहीं जाता है। देखो एंटी एंजाइनल ड्रग है, आपको भी पता है वो अरिथमिया में यूज़ हो रही है, इंट्रोडक्शन में लिखवा है ना मैंने, अरिथमिया में यूज़ हो रही है, वेजोडाइलेटर है, एंजाइना में यूज़ हो रही है, तो वहीं से यूजेस पता चल जाते हैं।
मैम वो बात सही है आपकी, लेकिन जैसे कि सपोज हाइपरटेंशन में इतने सारे ड्रग आ गए, अब एक ही थोड़ी देंगे हम, अलग अलग चीज के लिए वो देंगे ना, अलग अलग डिसीज के लिए। अलग अलग डिसीज़ के लिए वो कैटेगरी वाइज होती है कि किस कैटेगरी में आती है, बस आपको कैटेगरी का ध्यान रखना है कि वो कैटेगरी किस में यूज़ हो रही है, ठीक है। जैसे नहीं मैम, सुनो सुनो मेरी बात सुनो बेटा, वेज़ोडाइलेटर्स एंटी हाइपरटेंसिव में भी यूज़ होते हैं, है ना। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यही ड्रग वेज़ोडाइलेटर जो है मैम ने एंटी एंजाइनल में भी कराई और एंटी हाइपरटेंसिव में भी, तो वहाँ पे क्या होता है कि कन्फ्यूज़न होने के चांसेस हो जाते हैं कि सार में आप फिर गलती कर जाते हो, इसलिए मैंने यूजेस नहीं लिखवाए, क्योंकि आपको प्रॉपर कैटेगरी से ही पता चल जाएगा। एंटी एंजाइनल है तो उसका यूज़ क्या है, एंटी एंजाइनल है, एडमिया में यूज़ हो रही है, ये तो आप भी लिख लोगे, 3rd ईयर में हो आप बेटा। नेक्स्ट टाइम से मैं आपको यूजेस भी लिखवाया करूँगी। बताओ, अच्छा लास्ट वाले जितना हो चुका है उसके यूजेस लिखवाने हैं। नो मैम। बी फॉर्म 3rd ईयर बता दो बेटा, मैं यूज बहुत छोटी सी बात है ये तो, यूजेस लिखना तो मैं लिखवा दूँगी, कोई बात नहीं, लिखवा देना मैम। ठीक है लिखवा दूँगी। अब ये बताओ पीछे से भी लिखवाने या आगे से नेक्स्ट टाइम से? बी फॉर्म 3rd ईयर पीछे से पर्टिकुलर ड्रग के यूजेस भी लिखने हैं या आगे से स्टार्ट करोगे? मीन्स नेक्स्ट कैटेगरी से एंटी हाइपरटेंसिव स्टार्ट हो जाएगा, इसके बाद तो आई थिंक देखती हूँ मैं, इसके बाद डायूरेटिक स्टार्ट है, ठीक है। डायूरेटिक से पर्टिकुलर ड्रग के यूजेस लिख लेना आप, क्लियर है। आगे पढ़ें, ठीक है बेटा। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम आपकी सार ऑफ डाईहाइड्रोपिरिडीन्स। स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर ली सभी ने, ठीक है। मैंने जो ग्रुप में इमेज सेंड की थी सार ऑफ डाईहाइड्रोपिरिडीन्स, उसके नीचे ही हेडिंग के नीचे एक इमेज बनी हुई है, स्ट्रक्चर बनी हुई है 1,4-डाईहाइड्रोपिरिडीन की, ठीक है। सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, फिर उसके बाद फर्स्ट पॉइंट में लिखना है, राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट 1,4 डाईहाइड्रोपिरिडीन रिंग, डाईहाइड्रोपिरिडीन रिंग is essential for activity, full stop. Substitution at nitrogen or oxidation or reduction of the ring reduces or abolishes the activity done. बी फॉर्म 3rd ईयर सभी ने नोट डाउन कर लिया? यस मैम। फर्स्ट पॉइंट में देखो बेटा आपने क्या लिखा है कि ये जो मॉइटी है, ठीक है, इसकी फर्स्ट पोजीशन और जो 4th पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं कि 1,4-डाईहाइड्रोपिरिडीन रिंग इज़ इसेंशियल फॉर दी एक्टिविटी, मीन्स ये जो मॉइटी है दैट इज़ इसेंशियल फॉर दी एंटी एंजाइनल, ठीक है।
इस पे लिखा है अपने कि नाइट्रोजन पोजीशन पे, जहाँ पे आपकी एन लिखा है, रिंग के नीचे लिखा है ना नाइट्रोजन, रिंग के अंदर नाइट्रोजन पोजीशन पे अगर हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं या फिर इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं या रिडक्शन कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो मॉइटी है उसकी एक्टिविटी या तो कम हो जाती है या फिर टोटली ख़त्म हो जाती है। वो डिपेंड करेगा कि आप सब्स्टिट्यूशन किस ग्रुप की कर रहे हो। ठीक है, सो राइट डाउन द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में लिखो इफ फिनाइल substitution at the fourth position is optimum for activity. अगर फोर्थ पोजीशन पे, इस रिंग की फोर्थ पोजीशन पे हम बेंजीन रिंग लगा देते हैं, ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है कि इसकी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, मींस थेरेपेटिक इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा हमें उस ड्रग का। ठीक है, इसी के साथ लिखो फुल स्टॉप करके सब्स्टिट्यूशन एट पैरा और unsubstituted phenyl ring reduces the activity डन। थर्ड पॉइंट पे लिखो द थर्ड एंड फिफ्थ पोजीशन, नंबरिंग में देख लिया करो थर्ड और फिफ्थ पोजीशन कहाँ पे हैं, जहाँ पे लिखा हो COOR3 COOR2, दीज आर दी थर्ड एंड फिफ्थ पोजीशंस। The third and fifth position ester group COOR लगाए तो सभी को पता चल गया होगा। ठीक है कि एस्टर ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन हो रखी है यहाँ पे। एस्टर ग्रुप ऑप्टिमाइज एक्टिविटी, I'm repeated again, the third and fifth position ester group optimize activity, कि इन एस्टर लिंकेजेस की वजह से ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज एस्टर ग्रुप्स इस मॉइटी की जो है ऑप्टिमम एक्टिविटी होती है। फुल स्टॉप। प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन withdrawing substitution results in agonist activity, इट मीन्स कि हम इसमें आपने लिखा है दी थर्ड एंड फिफ्थ पोजीशन एस्टर ग्रुप ऑप्टिमाइज एक्टिविटी, full stop, placement of electron
withdrawing, substitution, electron withdrawing substitution results in agonistic activity. आप थर्ड और फिफ्थ पोजीशन पे देख रहे हो COOR3 एंड फिफ्थ पोजीशन में COOR2 मीन्स यहाँ पे जो R ग्रुप हैं इनको हटा के हम यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं तो इस जो है मोइटी की, ठीक है, इस न्यूक्लियस की जो एक्टिविटी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। मीन्स ऑप्टिमम एक्टिविटी तो उसकी पहले ही है इस मोइटी की वजह से, लेकिन यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाएंगे तो एक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं एगोनिस्टिक एक्टिविटी। फोर्थ पॉइंट में लिखो, when the esters at C3 and C5 when the esters at C3 and C5 are non-identical, comma the C4 मीन्स फोर्थ पोजीशन वाली जो कार्बन है उसको हम C4 बोल रहे हैं, द C4 becomes chiral, it becomes chiral and stereoselective, एक chiral भी होनी चाहिए and stereoselective is observed ये जो chiral है stereoselective है, कहाँ पे हम स्टडी करते हैं बच्चे, जब हम इनेंशियोमर्स फॉर्म करते हैं। आपने देखा होगा ना कि RS 2 इनेंशियोमर्स होते हैं, तो उनमें से कौन ज़्यादा थेरेपेटिक इफ़ेक्ट देता है वो इनेंशियोमर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपने कहाँ लिखा है, फुल स्टॉप करके लिखो, S enantiomers are found to be more effective, डन। सार सभी ने लिख लिया है, सार की मैंने कोई इमेजेस सेंड नहीं की है, ना ही मैं करूँ क्योंकि मैंने अब लिखवा दिया बेटा। सभी ने लिख लिया ना सार, ठीक है। इंट्रोडक्शन, सार एंड मैकेनिस्फेक्शन, ठीक है, ये मैं आपको क्लासेस में ही करवाती हूँ, सिर्फ स्ट्रक्चर्स की इमेजेस सेंड करती हूँ। सभी को पता है मैं सभी नोट्स की सभी पेजेस की पिक सेंड नहीं करती हूँ आपको, इसलिए स्पेस छोड़ लिया करो और ध्यान से बेटा कुछ छूट ना जाए, इसलिए नोट्स में देख भी लिया करो। डन। अब हम नेक्स्ट अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स हेडिंग डालो सभी, राइट डाउन द इंट्रोडक्शन ऑफ डायूरेटिक्स। इसकी हम डायूरेटिक्स की इंट्रोडक्शन करेंगे और उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी आपकी इसकी स्ट्रक्चर्स आती हैं अंडर कार्बोनिक एनहाइड्रेस, जो भी इसकी क्लासिफिकेशन के अंडर स्ट्रक्चर्स है वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगी, वो आप ड्रॉ कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम सीधा इसका क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में सार करेंगे। क्लियर है सभी को? इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन अभी इस क्लास में होगी और अपने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेंगे जो मैं सेंड करूँगी। नेक्स्ट टाइम हम सार करेंगे इसका, ठीक है। बी फॉर्म थर्ड ईयर, एम ऑडिबल टू ऑल? बी फॉर्म थर्ड ईयर, ठीक है बेटा। डायूरेटिक्स की इंट्रोडक्शन लिखो।
diuretics increase the rate of urine flow. Diuretics increase the rate of urine flow and sodium excretion and are used to adjust the volume of body fluids. In a variety of clinical situations, इंक्लूडिंग जैसे कि हाइपरटेंशन में भी हम डायूरेटिक्स को यूज़ करते हैं, कॉमा हार्ट फेलियर, कॉमा रीनल फेलियर, कॉमा नेफ्रेटिक सिंड्रोम मीन्स जब नेफ्रॉन में क्या होता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, नेफ्रॉन प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है. ठीक है, नेफ्रॉन तो सभी को पता है ना, कहाँ होता है नेफ्रॉन? बी फॉर्म थर्ड ईयर किडनी. पता है ना सभी को बेटा, नेफ्रॉन किडनी में होता है. इट मीन्स ये किडनी डिसऑर्डर है, नेफ्रेटिक सिंड्रोम एंड सिरोसिस. तो आप डायूरेटिक्स की ड्रग जहाँ पे भी लिखोगे, इन चीज़ों को, हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर, रीनल फेलियर, नेफ्रेटिक सिंड्रोम एंड सिरोसिस, ये आप यूजेस में भी लिख सकते हो कि डायूरेटिक्स की कोई भी ड्रग जो है इन कंडीशंस में या इन डिसीज़ेस में, इन सिचुएशंस में यूज़ हो जाती है. ठीक है, तो ये आपके यूजेस भी कह सकते हो आप इनको. ठीक है, बी फॉर्म थर्ड ईयर बहुत हैं, 5 यूजेस. नेक्स्ट लाइन में लिखो बेटा, द नॉर्मल फ्लूइड filtration in human body is 180 180. ठीक है, 180 लीटर and 1.5 liter of urine is formed in 24 hours. 180 लीटर के बाद क्या बोला? 180 लीटर and 1.5 liter of urine is formed in 24 hours. Done? अंकित
मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ बेटा, लिख लो। द नॉर्मल फ्लूइड फिल्ट्रेशन इन ह्यूमन बॉडी इज़ 180 लीटर and 1.5 liter of urine is formed in 24 hours.